हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में से एक पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, झारखंड में जितने भी सारे शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी से जेपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामों में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, झारखंड में 7 शासन व्यवस्थाएं हैं। उनमें से जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, झारखंड की शासन व्यवस्थाओं से जेपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक जो क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है। यानी कि 16 मार्क्स का इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसी में से एक हमारा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, झारखंड में उरांव के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, यह शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। यह उरांव जनजाति की सबसे बड़ी सामाजिक एवं न्यायिक शासन व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। आपको उरांव जनजाति के बारे में बता दें तो फ्रेंड्स, उरांव जनजाति झारखंड में जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनजाति जो है वो हमारा उरांव जनजाति ही है। और भारत में चौथा सबसे अधिक जनसंख्या के हिसाब से जो जनजाति है वो हमारा उरांव जनजाति है। जी फ्रेंड्स, दूसरे नंबर की झारखंड की जनजाति कौन है? उरांव जनजाति। और चौथे नंबर की हमारे पूरे भारत की ये हमारा जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। अब आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा, उरांव जनजाति ये झारखंड में आए कैसे, या ये झारखंड में कब से रह रहे हैं, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, उरांव जनजाति कई स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि उरांव जनजाति दक्कन के निवासी थे। और कई स्रोतों से हमें ये भी पता चलता है कि ये महाराष्ट्र के कोंकण नामक स्थान पर नर्मदा द्रोणी के क्षेत्रों में ये रहा करते थे। फ्रेंड्स, ये उन क्षेत्रों में इसीलिए रहा करते थे क्योंकि ये खेती करने के उत्तम किस्म को जानते थे और इन क्षेत्रों से इन्हें पानी की पूर्ति हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये उन क्षेत्रों में रहा करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ समय बाद ये अपने स्थान को बदलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये अपने स्थान को बदलते हैं और यहाँ से बदलकर ये सोन नदी के किनारे से होते हुए ये रोहतासगढ़ आ जाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये सोन नदी के किनारे से होते हुए ये रोहतासगढ़ में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये रोहतासगढ़ जो कि बिहार का एक ज़िला है, ये यहाँ पर काफ़ी सालों तक रहते हैं। जी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर काफ़ी सालों तक रहते हैं, जिसके कारण फ्रेंड्स, इनका जो सामाजिक व्यवस्था है और इनका सांस्कृतिक का जो सर्वाधिक जो विस्तार हुआ है वह रोहतासगढ़ में ही हुआ है। जी फ्रेंड्स, इनके जो सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वह हमारा रोहतासगढ़ में ही हुआ है। फ्रेंड्स, रोहतासगढ़ जो कि पहले मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य पर काफ़ी अधिक यानी कि फ्रेंड्स कई राजाओं का इस पर हमला हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उरांव से भी उनका युद्ध होते रहता था। तो फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पर एक मुगल शासक का आक्रमण होता है। तो फ्रेंड्स, उस आक्रमण में उरांव और मुगलों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में उरांव की हार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब उरांव की हार हो जाती है तब वे निर्णय लेते हैं कि इस जगह को छोड़कर कहीं और निवास किया जाए। तो फ्रेंड्स, उन उरांव में से जो कुछ उरांव हैं वह सोन नदी के किनारे से होते हुए चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ उरांव गंगा नदी के किनारे किनारे होकर के चलना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, जो सोन नदी के किनारे से होकर चलना प्रारंभ करते हैं वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आ जाते हैं और जो गंगा नदी के किनारे से चलना प्रारंभ करते हैं वो राजमहल के क्षेत्र से होकर पलामू नहीं फ्रेंड्स, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा जैसे इलाकों में आ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार इनका झारखंड में प्रवेश होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया हो। चलिए हम यहाँ से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स पहले जैसा कि आप जानते हैं, पहले झारखंड में जंगल झाड़ अधिक रहा करते थे। जी फ्रेंड्स, पहले झारखंड में जंगल झाड़ अधिक रहा करते थे। तो फ्रेंड्स जो उरांव पहले आकर यहाँ पर जंगल झाड़ को साफ करके उनको खेत बनाया, उनको खेती योग्य भूमि बनाया, उस उरांव को भुइहर के नाम से जाना जाने लगा। जी फ्रेंड्स, जो उरांव सबसे पहले आकर यहाँ पर जंगल झाड़ की साफ सफाई करके उनको खेती योग्य भूमि बनाया, उनको भुइहर के नाम से जाना जाने लगा। भुइहर का जो अर्थ होता है वह होता है ज़मीन का मालिक। आगे आपको बता दें, और जो बाद में उरांव आए उनको जेठ रैयत या फिर रैयत के नाम से जाना जाने लगा। जी फ्रेंड्स, जो पहले आए उन्हें भुइहर और जो बाद में आए उसे जेठ रैयत या फिर रैयत के नाम से जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स भुइहर के द्वारा जो बनाया गया जो खेत था उसे भुइहर खेत कहा गया, और जो भुइहर के द्वारा बनाया गया गांव था उसे भुइहर गांव के नाम से जाना जाने लगा। जिस प्रकार मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडाओं के द्वारा बनाए गई खेत को खुडकट्टी खेत और मुंडाओं के द्वारा बनाए गए गांव को खुडकट्टी गांव के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार इस शासन व्यवस्था में भी भुइहर के द्वारा बनाए गए खेत को भुइहर खेत और भुइहर के द्वारा बनाए गए गांव को भुइहर गांव के नाम से जाना जाने लगा। अब फ्रेंड्स अब इनका झारखंड में प्रवेश हो गया था। तो फ्रेंड्स अब इनकी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जनसंख्या बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है इनके गाँवों की संख्या भी बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स इनको संभालना दिक्कत आने लगा, इनको संभालने में दिक्कत आने लगा। तब इनको एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ने लगी। जी फ्रेंड्स, जब इनको संभालने में दिक्कत आने लगा तब इस जनजाति के लोगों को एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ने लगी। फ्रेंड्स आपको बता दें शासन व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स किसी भी क्षेत्र को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप अगर गांव के निवासी हैं तो आप अपने पंचायत स्तर पर देखते होंगे कि यहाँ पर एक अलग प्रशासनिक इकाई है, प्रखंड स्तर पर एक अलग प्रशासनिक इकाई है, जिला स्तर पर एक अलग प्रशासनिक इकाई है, राज्य स्तर पर एक अलग प्रशासनिक इकाई है। उसी प्रकार फ्रेंड्स उरांव जनजाति में कई लोगों को और कई क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ने लगी। तब फ्रेंड्स उनके द्वारा एक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जी फ्रेंड्स, उनके द्वारा एक शासन व्यवस्था को अपनाया गया जिसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार उनको एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ने लगी और उन्होंने एक शासन व्यवस्था को अपनाया जिसे ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। फ्रेंड्स जो हमने उरांव के प्रवेश के बारे में बताया उसमें से जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो हमारा भुइहर वाला पॉइंट है। फ्रेंड्स इसको एक बार और आपको बता दें, जो पहले उरांव आए जंगल ज़मीन को साफ किए उनको भुइहर के नाम से जाना जाने लगा। फ्रेंड्स भुइहर का जो अर्थ होता है वो ज़मीन का मालिक होता है, और जो बाद में आए उन्हें जेठ रैयत या फिर रैयत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें, भुइहर द्वारा बनाए गए खेत को भुइहर खेत और भुइहर के द्वारा बनाए गए गांव को भुइहर गांव के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बन सकते हैं। चलिए आगे आपको बता दें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। अब फ्रेंड्स उरांव जनजाति के द्वारा इस शासन व्यवस्था को लाया गया, तो इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था की तरह ये भी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। जी फ्रेंड्स ये शासन व्यवस्था भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। चलिए इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स जो सबसे निचला प्रशासनिक इकाई है वह हमारा ग्राम पंचायत होता था। इस शासन व्यवस्था में इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वह महतो हुआ करते थे। इसके बाद के यानी कि मध्यम प्रशासनिक इकाई इस शासन व्यवस्था का
पढ़ा पंचायत हुआ करता था। और पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख हुआ करते हैं वह पढ़ा राजा होते हैं। उसके बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है इस शासन व्यवस्था में वह अंतरपढ़ा था। अंतरपढ़ा का जो प्रमुख हुआ करता था वह पढ़ा दीवान हुआ करता था। जी फ्रेंड्स, यही हमारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें तो फ्रेंड्स देखिए, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हुआ करते हैं वह महतो हुआ करते थे। इनका जो कार्य होता है वह गांव में होने वाले विवादों का निपटारा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, जिस पर ये निर्णय लेते हैं उस निर्णय से कोई पक्ष या विपक्ष सहमत ना हो, संतुष्ट ना हो, तो वो अपना जो समस्या है वह यहाँ पर लाता है, यानी कि पढ़ा पंचायत में लाता है। पढ़ा पंचायत में वो पढ़ा राजा के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। पढ़ा राजा के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अगर किसी पक्ष या विपक्ष को ठीक ना लगे या संतुष्ट ना रहे तो वो अंतरपढ़ा में जाता है। अंतरपढ़ा में इसका जो निपटारा है वह पढ़ा दीवान के द्वारा किया जाता है। पढ़ा दीवान का जो निर्णय होता है वह इस शासन व्यवस्था का अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। यानी कि फ्रेंड्स, अंतरपढ़ा इस शासन व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट होता है। जिस प्रकार फ्रेंड्स वर्तमान समय में अगर आपके मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होता है या फिर उसका हनन होता है तो फ्रेंड्स आप पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका निर्णय लिया जाता है। अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट ना हो तो आप जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इस पर निर्णय लिया जाता है। अगर आप वहाँ उस निर्णय से भी खुश ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया जाता है वह अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार भी इसमें यही होता है। पहला ग्राम पंचायत में इसका निर्णय लिया जाता है और जो निर्णय यहाँ यानी कि पक्ष और विपक्ष को जो मंजूर ना हो या संतुष्ट ना हो तो वो पढ़ा पंचायत में जाता है। और पढ़ा पंचायत में जो निर्णय लिया जाता है अगर उससे भी संतुष्ट ना हो तो वह अंतरपढ़ा में जाता है। और अंतरपढ़ा में जो निर्णय लिया जाता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरह रहता है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। चलिए इन्हें हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएं। जो हमारा निचला प्रशासनिक इकाई है वह हमारा है ग्राम पंचायत। इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, उरांव जनजाति में गांव के समस्या के निपटारा के लिए एक पंचायत का गठन किया गया गांव स्तर पर, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, और इनके जो प्रमुख होते हैं उनको महतो कहा जाता है। इनके प्रमुख को महतो कहा जाता है। महतो का जो कार्य होता है वो गांव के अंदर होने वाले समस्याओं का निपटारा करना होता है, जैसे कि चोरी डकैती, जमीन के बंटवारा, शादी विवाह के मामले, दो पक्षों के बीच लड़ाई या फिर विवाद जो होता है उनको सुलझाने का कार्य इस महतो के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये महतो का कार्य होता है। फ्रेंड्स, महतो का एक सहायक होता है जिसे पाहन कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, महतो का एक सहायक होता है जिसे पाहन कहा जाता है। पाहन का जो ओरिजिनल कार्य होता है वह गांव में पूजा पाठ करवाना इसका ओरिजिनल कार्य होता है। पूजा पाठ करवाना, शादी ब्याह करवाना, पर्व त्योहारों को सही टाइम पर करवाना, ये पाहन का कार्य होता है। फ्रेंड्स, यही पाहन महतो का सहायक होता है। जब महतो कहीं चला जाए या इसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो इसके कार्य को पाहन के द्वारा संभाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। पाहन के बारे में आपको और जानकारी दे दें तो फ्रेंड्स, पहले जब इस शासन व्यवस्था में महतो नहीं रहा करता था तो उस समय जो इनके कार्य रहते थे वह सभी कार्य पाहन के द्वारा ही किया जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, पाहन के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक तीनों कार्य किए जाते थे। और उस समय पाहन के जो एक सहायक होते थे जिन्हें बेगा कहा जाता है फ्रेंड्स, वो रहा करता था। तो फ्रेंड्स, इतने सारे काम को जब मैनेज नहीं कर पा रहा था ये पाहन, तब इस शासन व्यवस्था में महतो को लाया गया। और महतो तब से
प्रशासनिक और न्यायिक कार्य संभालने लगा और उसके बाद ये जो पाहन होते थे वो धार्मिक कार्य को संभालने लगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में इनका सृजन हुआ, महतों का। ग्राम पंचायत के स्तर पर एक और अधिकारी रहता है या फिर पद रहता है जो रहता है भंडारी। भंडारी का कार्य होता है सूचना देना और लोगों तक पहुंचाना। यानी कि फ्रेंड्स महतों द्वारा दी जाने वाली सूचना को गांव के लोगों तक पहुंचाना और गांव के लोगों के द्वारा जो समस्या रहती थी उसको महतों तक पहुंचाने का कार्य भंडारी का ही रहता था। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। इसके बारे में आपको और बता दें तो फ्रेंड्स ये यानी कि महतो, पाहन, भंडारी, ये तीन जो अधिकारी रहते थे यानी कि इस पद पर जो रहते थे उनको इनके कार्य के लिए कोई भी वेतन या फिर राशि नहीं दिया जाता था। इनको इसके लिए भूमि दी जाती थी। उस भूमि को यानी कि जो महतो को भूमि दिया जाता था उसे महतोई भूमि, पाहन को जो भूमि दिया जाता था उसे पहनोई भूमि और भंडारी को जो भूमि दिया जाता था उसे भंडारगिरी भूमि के नाम से जाना जाता था। जी फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें फ्रेंड्स, इसे एक बार और आपको बता दें, जो महतो को जो भूमि दी जाती थी उसे महतोई भूमि, पाहन को जो भूमि दी जाती थी उसे पहनोई भूमि और भंडारी को जो भूमि दिया जाता था उसे भंडारगिरी भूमि के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स इनके जो पद होते हैं उनके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स महतो का जो पद होता है वह वंशानुगत होता है। जी फ्रेंड्स महतो का पद वंशानुगत होता है, यानी कि फ्रेंड्स अभी जो महतो है उसका पुत्र यानी कि ज्येष्ठ पुत्र ही बाद में महतो के पद पर आता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक कंडीशन होता है, उसके पुत्र को विवाहित होना अनिवार्य रहता है। जी फ्रेंड्स उसके पुत्र को विवाहित होना अनिवार्य रहता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। और जो बचते हैं पाहन और भंडारी, इनके जो पद होते हैं वे वंशानुगत नहीं होते, यानी कि फ्रेंड्स इनका जो पद होता है वह इनके पद का चुनाव होता है। जी फ्रेंड्स इनके पद का चुनाव होता है, उसके बाद वे इस पद पर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। यही था हमारा निचला प्रशासनिक इकाई। निचला प्रशासनिक इकाई में हमारा इतना ही था। चलिए इसे हम एक बार और आपको बता दें तो फ्रेंड्स निचला प्रशासनिक इकाई हमारा ग्राम पंचायत होता है। इसके प्रमुख महतो हुआ करते हैं। महतो का कार्य होता है गांव के बीच जो भी समस्याएं आती है उनको निपटाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनका एक प्रमुख रहता है जिसका नाम रहता है पाहन का कार्य होता है गांव में धार्मिक कार्य करवाने का कार्य पाहन का ही होता है। फ्रेंड्स एक और अधिकारी या फिर पद होता है इस शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर, तो फ्रेंड्स वो होता है भंडारी। भंडारी का कार्य होता है राजा यानी कि फ्रेंड्स महतो के द्वारा दिया जाने वाला सूचना को गांव वालों तक पहुंचाना और गांव वालों की समस्याओं को महतो तक पहुंचाना। तो फ्रेंड्स इसका ये कार्य होता है। फ्रेंड्स ये जो पाहन, महतो और भंडारी रहते हैं ये जो कार्य करते हैं इनके कार्य के लिए कोई भी वेतन या फिर राशि नहीं दिया जाता है। इनके कार्य के लिए इन्हें ज़मीन दिया जाता है। जी फ्रेंड्स इनके कार्य के लिए इन्हें ज़मीन दिया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स जो महतो को जो ज़मीन दिया जाता है उसे महतोई भूमि कहा जाता है, पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसे पहनोई भूमि कहा जाता है और भंडारी को जो भूमि दिया जाता है उसे भंडारगिरी भूमि कहा जाता है। फ्रेंड्स इनके जो पद होते हैं यानी कि महतो का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि फ्रेंड्स अभी जो महतो है उसका बड़ा पुत्र ही बाद में महतो बनेगा, इसके लिए उसका विवाहित होना अनिवार्य है। और जो भंडारी और पाहन का जो पद होता है उसका चुनाव होता है, यानी कि फ्रेंड्स इनका जो ये रहता है पद रहता है वह वंशानुगत नहीं रहता है, इनका चुनाव होता है। और फ्रेंड्स चुनाव होने के बाद ही इन्हें इनके पद पर लाया जाता है। फ्रेंड्स इस पद पर आने के लिए भी यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जितने भी सारे पद हैं उन पर आने के लिए विवाहित होना अनिवार्य रहता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें मध्यम प्रशासनिक इकाई के बारे में।
मध्यम प्रशासनिक इकाई इस शासन व्यवस्था के बारे में। तो फ्रेंड्स, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो हमारा मध्यम प्रशासनिक इकाई है वह हमारा है पढ़ा पंचायत, और पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख है वह पढ़ा राजा हुआ करते थे। जी फ्रेंड्स, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मध्यम प्रशासनिक इकाई हमारा है पढ़ा पंचायत, और इसके जो प्रमुख हुआ करते हैं वह हुआ करते हैं पढ़ा राजा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स, पहले जब मुंडा यहाँ पर रहने आए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब रहते थे तो फ्रेंड्स अलग अलग गांव में अलग अलग प्रशासनिक इकाई अलग अलग तरह से शासन हुआ करता था। तब फ्रेंड्स इनमें एकता नहीं दिखता था। तब फ्रेंड्स इसमें ये दिखता था कि अगर बाहरी व्यक्ति आए और इन पर राज करना चाहे तो राज कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसी समस्या को देखते हुए कई लोग यानी कि कई गांवों के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस समस्या को सुलझाया जाए, और उसके बाद इन्होंने पढ़ा पंचायत का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख हुआ करते हैं वह पढ़ा राजा हुआ करते हैं। फ्रेंड्स, इस पढ़ा पंचायत में कई गांवों के लोगों का एक समिति रहता है। उस समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं उन्हें महतो कहा जाता है, और इनके जो प्रमुख हुआ करते हैं उन्हें पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, इनके जो प्रमुख हुआ करते हैं उन्हें पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, यानी कि पढ़ा पंचायत में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो विवाद या समस्या का निर्णय महतो के द्वारा लिया जाता है, तो फ्रेंड्स अगर उस निर्णय से कोई पक्ष या विपक्ष खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, तो वो अपना समस्या पढ़ा पंचायत में लाता है। पढ़ा पंचायत में इस समस्या का निपटारा किया जाता है, इस पर निर्णय लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसमें ये कार्य होता है। फ्रेंड्स, पढ़ा पंचायत के बारे में बता दें तो फ्रेंड्स इसका निर्माण 5, 7, 11 या 12 या फिर 22 गाँव से मिलकर जो संस्था बनती है उरांव जनजातियों में, उसे ही पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, ये पढ़ा पंचायत 5, 7, 11, 12 या फिर 22 गाँव से मिलकर बना रहता है। इसके प्रमुख महतो नहीं फ्रेंड्स, इसके प्रमुख पढ़ा राजा हुआ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें एक और कार्य होता है। दो गांव या फिर उससे अधिक गांव के बीच में मारपीट या फिर विवाद होता है, तो उसको निपटाने का कार्य यहीं पर होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी विवाद का निपटारा होता है उसमें दोषी पक्ष को उस पर जुर्माना लगाया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसे जाति से बहिष्कार भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, विवाद के बाद जो दोषी पक्ष होता है उससे जो जुर्माना लिया जाता है, उस जुर्माने से इनके द्वारा शराब पिया जाता है या फिर भोज भात किया जाता है। ये इन पर डिपेंड करता है कि ये क्या करें। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इसमें जो पढ़ा राजा का जो पद होता है वह वंशानुगत होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो अभी पढ़ा राजा के पद पर है उसके बाद इसका पुत्र ही पढ़ा राजा बन सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। इसमें आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स पढ़ा पंचायत में अलग अलग पद के लिए अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स दीवान, मंत्री, कोतवार, पेन भरा, गोड़ाई। फ्रेंड्स ये हमारा पद है और इस पर अलग अलग लोग कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, दीवान वे होते हैं यानी कि राजा के जो सहायक होते हैं उसे दीवान कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर पढ़ा राजा कहीं चले जाए या फिर उनकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उनके पद को संभालने का कार्य दीवान के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा आ जाता है मंत्री। मंत्री का कार्य जो रहता है वह पढ़ा राजा को सलाह देने का कार्य करता है। पढ़ा राजा जितने भी सारे कार्य करते हैं या फिर ना करते हैं उन पर मंत्री का सलाह रहता है। अगला में हमारा आता है कोतवार। कोतवार का जो कार्य रहता है वो सूचना को आदान प्रदान करने का रहता है। अगला आता है हमारा पेन भरा। पेन भरा का कार्य रहता है यानी कि फ्रेंड्स जो
पढ़ा पंचायत में जो बैठकें बैठती है उनमें खाने पीने का जो जुगाड़ करता है या फिर व्यवस्था करता है वो पेनभरा के द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है हमारा गोड़ाइत। गोड़ाइत का जो कार्य रहता है यानी कि फ्रेंड्स जो पढ़ा पंचायत में जो पंचायत होती है उनमें जो विवादित पक्ष होते हैं उनको बुलाने का कार्य इसी के द्वारा होता है यानी कि गोड़ाइत के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा मध्यम प्रशासनिक इकाई में इतना ही था। चलिए इन्हें हम एक बार और आपको जल्दी जल्दी बता दें। तो फ्रेंड्स मध्यम प्रशासनिक इकाई पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हमारा पढ़ा पंचायत ही है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा का कार्य होता है पढ़ा राजा का कार्य ये होता है कि दो गांव के बीच में होने वाले विवादों का निपटाना और जो निर्णय गांव में महतो के द्वारा दिया जाता है उससे अगर कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अपना विवाद इस संस्था में लाता है, इस प्रशासनिक इकाई में लाता है। और फ्रेंड्स इसमें दोषी पक्ष को जुर्माना लिया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है या फिर उन्हें जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। और जो जुर्माना लिया जाता है उससे इस संस्था में भोज भात या फिर शराब पिया जाता है उस जुर्माना से। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। पढ़ा पंचायत में अलग अलग पद के लिए अलग अलग व्यक्ति भी रहते हैं जैसे कि दीवान, मंत्री, कोतवाल, पेनभरा, गोड़ाई। फ्रेंड्स दीवान का जो कार्य रहता है वो रहता है ये राजा का सहायक होता है। मंत्री जो रहता है राजा का सलाहकार रहता है। कोतवाल जो रहता है वह संदेश वाहक या सूचना वाहक रहता है। पेनभरा जो रहता है वह बैठक में खान पान की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति रहता है। गोड़ाइत जो रहता है वो विवादित पक्षों को बुलाने का कार्य गोड़ाइत के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। बाकी हमारा बचता है उच्चतम प्रशासनिक इकाई। उच्चतम प्रशासनिक इकाई इस शासन व्यवस्था में है अंतरपढ़ा। फ्रेंड्स इस शासन व्यवस्था में जो उच्चतम प्रशासनिक इकाई है वह अंतरपढ़ा है। अंतरपढ़ा के जो प्रमुख है वो पढ़ा दीवान होते हैं। जी फ्रेंड्स इनके जो प्रमुख हुआ करते हैं वह पढ़ा दीवान होते हैं। ये इस शासन व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट होता है और यहाँ पर जो निर्णय दिया जाता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। जी फ्रेंड्स अंतरपढ़ा में क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स जो विवाद होता है उस पर पढ़ा राजा के द्वारा निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय से कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अंतरपढ़ा में आता है और अंतरपढ़ा में इस समस्या का निपटारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस समस्या का इसमें निपटारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर जो निर्णय दिया जाता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता है यानी कि यहाँ मानना ही मानना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उच्चतम प्रशासनिक इकाई में हमारा अंतरपढ़ा। इसे एक बार और आपको बता दें। तो फ्रेंड्स सबसे उच्चतम प्रशासनिक इकाई इस शासन व्यवस्था में हमारा पढ़ा पंचायत ही अंतरपढ़ा रहता है। इनके प्रमुख जो रहते हैं वो पढ़ा दीवान रहते हैं। इनका जो निर्णय रहता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य रहता है। तो फ्रेंड्स आप इसे समझें। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं तक था इस शासन व्यवस्था में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।